Analytical paragraphs. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. एक एनालिटिकल पैराग्राफ भी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही है। अभी आपने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में देखा है वो था डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का ही एक टाइप है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया होगा क्वेश्चन में, या चार्ट दिया होगा, या कोई डेटा, या किसी भी तरीके का कोई आउटलाइन, या ऐसा ही मिलता जुलता कोई क्लू दिया होगा, और आपको उन क्लूज़ के, उन चार्ट्स, ग्राफ, डेटा जो भी आपको प्रोवाइडेड है उनके बेस पर आपको उनको डिस्क्राइब करते हुए एक राइटिंग पीस, एक पैराग्राफ लिखना होगा। It requires analysis and comparisons of the given facts and drawing conclusion based on the given data. यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है उस डेटा के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है और उनके बेस पर कंक्लूजन निकालना है, एंड तब आपको वो सब पैराग्राफ में लिखना है। When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and cover the information provided. जब भी कभी कोई एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेगा तो वो एक बात का ध्यान रखेगा कि जो फैक्ट आपको दिया गया है, जो डेटा आपको दिया गया है, जो क्लू आपको दिया गया है, आपको जितना पॉसिबल है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर वो सब लिखना है। The paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the data provided in the question. आपके पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज होगी। आप जो भी बात लिखना चाह रहे हैं उसको शॉर्ट सेंटेंस में टू द पॉइंट लिखेंगे। फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ। एक एनालिटिकल पैराग्राफ की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्लूज एक्सेट्रा। पहले तो एनालिटिकल पैराग्राफ उसी को बोला जाएगा जो किसी तरीके के चार्ट, टेबल, डेटा या ग्राफ को डिफाइन करेगा। नंबर 2, इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट एट द सेम टाइम इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसको शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना बट कंप्लीट लिखना है। इट शुड स्टेट द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड। आप इसके अंदर सिर्फ वही बात लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की गई है। आपको अपनी तरफ से, जैसे अभी हमने जो पहले किया था डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसमें हमने लिखा था कि हमें अपनी फीलिंग्स भी ऐड करना है, बट यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करनी। आपको टू द पॉइंट जो गिवन है उसी को लिखना है। इट शुड हैव सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल। इट शुड मैंशन फिगर एंड क्वांटिटीज़ अप्रोप्रिएटली। सपोज़ आपको पॉपुलेशन का कोई पैराग्राफ दिया, कोई बारग्राफ प्रोवाइड किया गया है और उसमें बोला गया है कि 2000 में पॉपुलेशन कितना था, 2010 में कितना था, 2020 में कितना था, तो आपने वहाँ पे वही वाला फिगर लिखना है, वही क्वांटिटी लिखनी है जो आपको दी गई है। जैसे आप लिखेंगे कि द बारग्राफ शोज़ इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज डैश इतनी थी, और कंपेयर भी करना है कि 2010 से बड़ी है या घटी है, और कंक्लूजन भी निकालना है कि किस ईयर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कब पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट, इट शुड यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। आप अपना पैराग्राफ जितना पॉसिबल है सेम टेंस में लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं पे टेंस मेंटेन करने में आपका मीनिंग गलत निकलता है तो वहाँ पे आप टेंस चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर्स का कोई डिटेल दी गई है तो पास्ट में लिखेंगे। इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स। अगर आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अगर आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई डेटा दिया गया है और आपको गिवन डेटा के अलावा पर्सनली कुछ पता है, यू कैन नॉट राइट दैट। आप वो नहीं लिखेंगे, आप वही लिखेंगे जो आपको डिटेल प्रोवाइड की गई है। इट शुड परफेक्टली यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जितना हो सकता है पैसिव फॉर्म में आप लिखेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है पैसिव वॉइस में। फॉर्मेट यानी कि लेआउट, यानी कि उसको लिखना कैसे है। कंटेंट इन 100 to 120 वर्ड्स। आपकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 से 120 तक। द कॉन्टेंट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। और जब आप लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे?
आपने यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आप क्या लिखने जा रहे हैं, आपको 1 या 2 लाइन में पहले इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल उठाया है वो पॉपुलेशन के बार ग्राफ का उठाया है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? द गिवन बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 years। तो इट इज़ इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं डिफाइन करूंगी कि 2000 में कितना पॉपुलेशन था, 2010 में कितना है, 20 में कितना है, और लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगी कि किस ईयर में पॉपुलेशन ज़्यादा है और किस ईयर में कम है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको जो अंदर मटेरियल लिखना है वहाँ पे आपको वो पूरे फैक्ट डिफाइन करने हैं जो गिवन है, और कंक्लूजन। मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक बार फिर से बता रही हूँ पॉपुलेशन वाले बार ग्राफ का एग्जाम्पल लेकर। सेम एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 2000, 2010 और 2020 की पॉपुलेशन दिखाई गई है। तो जब आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2 लाइन्स की, उसमें आप ये लिखेंगे द गिवन डेटा शोज, या द गिवन बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2000, 2010 एंड 2020। उसके बाद बॉडी में मैं लिखूंगी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2000 वॉज डैश, इतनी थी। जो पॉपुलेशन गिवन होगी वही लिखनी है, खुद से नहीं लिखना। फिर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2010 इतनी थी, वहाँ पर भी जो गिवन होगा वही लिखना है। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन के बाद वो सारी डिटेल लिख देनी है जो आपके पैराग्राफ में गिवन है। लास्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूजन। वहाँ पर आप लिखेंगे दस वी कम टू नो दैट ड्यूरिंग 2010 the population of India was maximum and during 2000 the population of India was minimum and there is a regular growth in the population of India। तो ये मैंने कंक्लूजन उसके बेस पर निकाला है, वो हम लास्ट में लिखेंगे। Now important points to remember, listen carefully। We must not include any personal opinion, conclusion or observation but simply stick to the facts। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, आपको पर्सनली अगर कुछ पता है गिवन क्वेश्चन के बारे में, आपने नहीं लिखना। आपको जो डिटेल दी गई है आप सिर्फ उसी डिटेल का यूज़ करेंगे। वी मस्ट चूज वाइजली द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेक द करेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपरली। हम गिवन जो भी हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको अरेंज कर स्टेप बाय स्टेप सब ऑर्गेनाइज्ड वे में सब लिखेंगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन भी लिखेंगे कि हमें इससे क्या पता लगा। For introduction, we can start with the phrase such as the chart given above describes। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चार्ट दिया गया है तो आप फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। अगर आपको कोई टेबल दी गई है द गिवन टेबल सजेस्ट्स। अगर आपको कोई लाइन ग्राफ दिया गया है द लाइन ग्राफ शोज। द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट। अगर किसी का पाई चार्ट बना है तो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, अगर बीच की जो बॉडी है इंट्रोडक्शन के बाद, वी शुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन वेल। हमें जो भी उस टेबल, पाई चार्ट या बार ग्राफ जो भी गिवन है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है। वी शुड टेक फॉर द लार्ज डिफरेंस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। फिर उसके बाद हमें कंपैरिजन करना है, जहाँ पर हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा है, हम उसे अलग से पॉइंट आउट करेंगे। वी कैन मैंशन द आस्पेक्ट विच द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट इन द डेटा गिवन। फिर हम गिवन डेटा में क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या सबसे लार्जेस्ट है, उसे अलग से पॉइंट आउट करेंगे। एनी आस्पेक्ट दैट इज़ सिमिलर शुड बी मैंशन नेक्स्ट। अगर कोई चीज़ सेम कंटिन्यू चलती जा रही है तो हम उसे भी पॉइंट आउट करके लिखेंगे। We should further mention about the aspect that has remained unchanged or is constant throughout। फिर जो चेंजेस आए हैं उन्हें पॉइंट आउट करेंगे। अगर कोई चीज़ बिल्कुल चेंज नहीं हुई, सेम चलती जा रही है, उसे भी अलग से पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ द चार्ट और टेबल mentions two different groups, we should refer to both of them in the paragraph। अगर आपके पास चार्ट में 2 ग्रुप दे दिए, लाइक पॉपुलेशन के साथ साथ आपको सेक्स रेशियो भी दे दिया है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो आप दोनों टॉपिक को उठाएंगे। इफ़ देयर इज़ एनी कंट्रास्ट और कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, वी मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। और अगर हमें कोई
कंपैरिजन नज़र आता है या कोई कंट्रास्ट नज़र आता है, जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ा है और जो सेक्स रेशियो का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, या नंबर ऑफ़ बॉयज़ पॉपुलेशन है वही इंक्रीज़ होता जा रहा है, गर्ल्स का नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस टाइप का कोई कंपैरिजन या कंट्रास्ट है उसको अलग से पॉइंट आउट करेंगे. इफ़ द चार्ट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और हाईलाइट्स ट्रेंड्स ऑफ सेवरल ईयर्स, वी शुड मेंशन अबाउट ईच ईयर इन अ कंसाइज मैनर. अगर कुछ ऐसा प्रेजेंट किया गया जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया पॉपुलेशन का, वो भी ईयर वाइज है, कुछ ऐसा है जो ईयर वाइज है, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज आप एक्सप्लेन करेंगे. If any comparison or contrast can be made for 2 or more years, we should write about that. अगर आपको कोई कंपैरिजन नज़र आया है और वो 2 ईयर्स में है या 3 ईयर्स में है, तो वो भी आप उसको भी आप राइट डाउन करेंगे कि ये कंपैरिजन इस ईयर भी है और नेक्स्ट ईयर भी है. नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न ऑफ ग्रोथ वी कैन यूज़ द वर्ड्स फ्रेजेस लाइक रैपिडली डबल्ड. अगर कोई चीज़ डेटा के अंदर मेंशन की गई है और वो हर साल बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, तो आप वहाँ पे किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, रैपिडली या डबल्ड या स्काई रॉकेटेड. जैसे पॉपुलेशन है वो 2000 के बाद 2010 में सीधा डबल हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्काई रॉकेटेड इन 2010. बहुत मतलब आसमान फाड़ कर आगे चली गई. स्ट्राइकिंग इंक्रीज, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज हुआ. पीक्ड, सोड, और ये सब वर्ड्स थे. ये जो अभी मैंने बोले हैं रैपिडली, डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड, ये उनके लिए जब किसी चीज़ की ग्रोथ लगातार बढ़ी है. सोड भी. और अगर किसी चीज़ में कटौती आई है तो हम वहाँ पे लिखेंगे डिक्लाइंड, प्लम्प्टेड, लेवल्ड ऑफ, स्टेगनेटेड, फ्लक्चुएटिंग, स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल. ये स्टार्टिंग टू राइज अगर ग्रोथ हुआ है, स्टार्टिंग टू फॉल अगर कटौती आई है, ड्रॉप डाउन स्लाइटली. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. Mentioning quantities when including number and figures, the accuracy must be ensured. अगर आप क्वांटिटी बता रहे हैं, कोई नंबर बता रहे हैं, तो वो करेक्ट होना चाहिए. जो गिवन है वही यूज़ करना है, अपनी तरफ से नहीं डालना. Quantities can be described in number of ways such as percentage, fraction, ratios, etc. ये quantities के वे बताए हैं. For describing quantities, we can also use words or phrase like 1/3. अगर कोई चीज़ पहले से हाफ या 1/3 हुई है तो वी कैन यूज़ सच वर्ड्स. 1/3 हो गया, नियरली 1/4 हो गया, मेजॉरिटी, ऑन द एवरेज, ट्वाइस, एज मच. ये जब मैं आपको एग्जाम्पल अभी करवाऊंगी तो आपको पता लगेगा ये वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं. ऑलमोस्ट इक्वल, द हाइएस्ट. सपोज कोई चीज़ एक साल में 19 है, नेक्स्ट ईयर 20 है, नेक्स्ट ईयर 25, नेक्स्ट ईयर 26, तो हम फर्स्ट 2 ईयर्स जहाँ पे 90 और 20 है वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स इट वाज ऑलमोस्ट सेम. नेक्स्ट, फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप और कंट्रास्ट वी कैन मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक सिमिलरली, अगर सेम है तो, चेंज है तो इन कंट्रास्ट विद, कंपैरिजन करना है तो इन कंपैरिजन, हाउ एवर, वेयर एज अपोज्ड टू, वाइल, अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस, अ नोटिसेबल डिफरेंस. हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारा पैराग्राफ एक इफेक्टिव बनेगा. फॉर कंक्लूजन, अब लास्ट में जब कंक्लूजन लिखना है, वी मे यूज़ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक ओवरऑल. ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है, देयर इज़ अ ग्रोथ इन द पॉपुलेशन. सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब एज अ रिजल्ट. इन ऑल इन मतलब एट लास्ट. इन अ नटशेल मतलब एट लास्ट हमें पता क्या चल रहा है. इन शॉर्ट, इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ क्या है. देयरफॉर, तो हम इन वर्ड्स का यूज़ कर कर अपना कंक्लूजन बताएंगे. नाउ आई एम टेकिंग वन सैम्पल क्वेश्चन विद यू. द गिवन लाइन ग्राफ provides information about changes in birth and death rate in New Zealand between 1901 and 2101. नीचे आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है. इस लाइन ग्राफ में 1901 से लेकर 2101 तक बर्थ रेट और डेथ रेट दिखाई गई है न्यूजीलैंड की. Write an analytical paragraph summarizing the information and make comparison where relevant in about 100 to 120 words. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए. लुक एट केयरफुली. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस लाइन ग्राफ को. इसमें जो डार्क ब्लैक लाइन है वो बर्थ रेट दिखा रही है, जो लाइट
ग्रे लाइन है वो डेथ रेट दिखा रही है। एंड इसमें पता चल रहा है जो आपका राइट साइड है 0 से लेकर 70 तक वो दिखा रहा है बर्थ एंड डेथ और नीचे टाइम है। अब 1901 के बाद 1921 में देखेंगे आप बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है। 1941 में भी थ्रू आउट बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है, लेकिन 2041 में डेथ रेट हाई चली गई है बहुत ज़्यादा और बर्थ रेट डाउन आ गई है। और उसके बाद बर्थ रेट कंटिन्यू घट रही है, थोड़ा सा 261 में थोड़ा सा इसमें अप आया बट कंटिन्यू घट रही है। और जो डेथ रेट है, डेथ रेट 2019 मतलब स्टार्टिंग से ही डेथ रेट बढ़ रही है, थोड़ा सा 2014 से लेकर 2101 तक डेथ रेट स्टेबल है। वो 60 पर जाकर रुक गई है, 60 के ऊपर नहीं जा रही, उसके बाद वो स्टेबल है ऑलमोस्ट वहाँ पर। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये जो लाइन ग्राफ है दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें इसको पैराग्राफ कैसे लिखना है, देखिए नीचे आंसर गिवन है, द ग्राफ शोज चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड सिंस 1901 एंड फोरकास्ट ट्रेंड टिल 2101। ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन है। Between 1901 to 2041, the birth rate has become constantly higher. देखो पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं 2041 तक बर्थ रेट कंटिन्यू बढ़ रहा है और डेथ रेट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। इट स्टूड एट 20,000। व्हाट इज दिस 20,000? ये जो लास्ट में 10 से लेके 70 तक नंबर है, देखो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दे आर इन 1000। 10 का मतलब 10,000, 20 का मतलब 20,000। 1901 में 20,000 है एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली आफ्टर दैट। और उसके बाद लगातार बढ़ रहा है 20, 30, 40, 50, 60 से भी ऊपर चला गया है। उसके बाद फिर डाउन आ रहा है, फिर 50,000 तक आगे फिर ऊपर गया है 60,000 और उस 60,000 के बाद कंटिन्यू डाउन जा रहा है। तो यही हमको सब लिखना है, ध्यान से सुनिए। At the start of the period and started increasing gradually after that, it reaches to its peak of around 65,000 in 1961। 1961 में आप ऊपर देख सकते हैं जो बर्थ रेट है वो कहाँ पर पहुँच गया है आपका 65,000 तक। Since then birth rate has fluctuated between 50,000 to 60,000। और 65,000 होने के बाद फिर ये फ्लक्चुएट होता रहा है 50 पर और 60 के बीच में ही चल रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं 50 और 60 के बीच में ये ब्लैक लाइन। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले टाइम में हमें बर्थ रेट नीचे दिख रही है, रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 42,000 बाई 2101 और 2101 तक पहुँचते पहुँचते 42,000 हो गई है। इन कंट्रास्ट अगर हम इसी के कंपैरिजन में डेथ रेट को देखते हैं, हमारे पास 2 ग्राफ लाइन है, हमको दोनों को डिफाइन करना है। पहले बर्थ रेट की डिफाइन की, अब डेथ रेट की करेंगे। जो डेथ रेट है वो 10,000 से स्टार्ट हो रही है 1901 में एंड हैज़ इंक्रीज स्टेडीली आफ्टर दैट। और उसके बाद कंटिन्यू इसमें इंक्रीज आ रहा है, इसमें डाउन नहीं आया। लेकिन बर्थ रेट में 2001 के बाद डाउन आया था, इसमें डाउन नहीं आया। And has increased steadily after that. It is expected to rise striking from 2021 before the leveling off to approximately 60,000 between 2061 and 2081. The graph indicates a slight decline in death in the year 2101. इस ग्राफ से दिख रहा है कि 2021 में हल्का सा डेथ रेट नीचे आया है, हल्का सा, उसके बाद ये इंक्रीज रहा है। द ग्राफ शोज अ ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि डेथ रेट और बर्थ रेट में बहुत डिफरेंस है। देखो दोनों लाइनें इक्वल नहीं चल रही, दोनों लाइनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जब डेथ रेट कम हुई इंक्रीज हुई और बर्थ रेट कम हुई तब भी दोनों में गैप है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। द ग्राफ शोज अ ह्यूज गैप बिटवीन birth rate and death rate from 1961 to 2001. However, the gap is expected to reduce in the year later. बाद में जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वहाँ गैप थोड़ा कम हुआ है। ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेड्स, ओवरऑल अगर हम इस पूरे ग्राफ को अच्छे से स्टडी करें तो हमें पता चलता है द डेथ रेट विल बी रिवर्स्ड एंड विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी। एंड तक पहुँचते पहुँचते डेथ रेट ने बर्थ रेट को ओवरटेक कर लिया और वो इंक्रीज़ होती चली गई, जबकि बर्थ रेट
डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर। बेटा यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ओवर हेयर, आपके ये स्क्रीन पर आ रहा है, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, आपके पास ये सैंपल आ जाएगा। आई एम गिविंग यू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार ग्राफ गिवन है एंड दिस इज द आंसर। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एग्जाम्पल लिया है पाई चार्ट का। इस पाई चार्ट के बेस पर नीचे ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 4 is table and this is again your analytical paragraph.